अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ नावल शुरू करते हैं। लेकिन नावल की किस्त नंबर 3 सुनने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक्स और कमेंट भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो चलें आए एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। शाम में सालार गुज्जर की मंगनी की रस्म अदा करने उसके ससुराल वाले आए थे। अहमद गुज्जर ने अपने बेटे की मंगनी की तकरीब में आलियान चौधरी और इनकी फैमिली को भी इनवाइट किया था, लेकिन इस तकरीब में सिर्फ आलियान चौधरी, रोशना बेगम और परवीन बेगम शामिल हुए थे। इनके बच्चों ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। रात में जब इनके मेहमान गली में पहुंचे तो महक ने बाहर शोर सुनकर खिड़की में से झांक कर देखा। नीचे बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी जिनमें से मेहमान निकलते हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे। अहमद गुज्जर की हवेली भी आलियान चौधरी की हवेली की तरह बहुत बड़ी थी, इसलिए मंगनी का फंक्शन हवेली के अंदर ही रखा गया था। बच्चू, तूने मेरे बाबा को मेरी शिकायत लगाई थी ना, अब देख मैं तेरी मंगनी के फंक्शन को ही ख़राब कर दूंगी। सुंदस, वो वाटर बलून लेके आना ज़रा, इसे तो मैं ज़रा मज़ा चखाती हूँ। महक मुंह में बड़बड़ाते सालार गुज्जर से बदला लेने का सोचते हुए सुंदस को आवाज़ें देने लगी। सुंदस, तुझे आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैंने तुझे कुछ कहा है। जब आगे से मुकम्मल खामोशी पाकर महक ने और ज़ोर से सुंदस को पुकारा, लेकिन अब भी जवाब नदारद। वो खिड़की से हटते कमरे की तरफ देखते हुए सुंदस को पुकारने लगी, लेकिन सुंदस को कमरे में ना पाकर वह वाटर बलून वाली बास्केट उठाए खिड़की की तरफ बढ़ी, जो वो सपहर में प्लान के मुताबिक गफूर चाचा से मंगवा चुकी थी और अब उसे सालार की मंगनी ख़राब करनी थी। उसने इस प्लान के मुताबिक अपने सब बहन भाइयों को इसमें शामिल किया हुआ था, लेकिन सब ही इस वक्त उसे धोखा देते हुए फंक्शन में आने वाले मेहमानों को देखने के लिए खिड़कियों के आगे झुके हुए थे। कमीने, सब के सब दगाबाज और गद्दार निकले। सब के सब साले डरपोक हैं। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए, मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए बलून वाली बास्केट उठाए खिड़की की जानिब बढ़ी और बलून्स खिड़की से नीचे फेंकते तेज़ी से पीछे हट गई। इस तरह उसने कई बलून्स खिड़की से नीचे बिना देखे फेंके और काफ़ी देर बाद उसने जब आहिस्ता से खिड़की से बाहर सर निकालते नीचे झांक कर देखा तो उसे अपना प्लान बढ़ता हुआ नज़र आया। लेकिन नहीं, गली में अभी भी कोई था और इसका प्लान कामयाब हुआ। उसे जिसे मज़ा चखाना था चखा लिया। मेहमान तो सब हवेली के अंदर जा चुके थे, लेकिन जिसके लिए आए थे वो अभी भी बड़ा सज धज कर गली में अपने दोस्त को लेने आया था और वो वाटर बलून्स उसके सर पर फूटे थे, जिसकी वजह से सालार गुज्जर की सारी तैयारी पर पानी फिर चुका था। तू रुक महक, आज तेरी खैर नहीं, अभी आलियान चाचा को तेरी करतूत बताता हूँ। कमीनी कहीं की, मेरा सारा ड्रेस ख़राब कर दिया तूने। सालार गुज्जर गुस्से से धाड़ते हुए गली में शोर करने लगा। कमीना होगा तू और तेरा सारा ख़ानदान। खबरदार जो तूने मुझे गाली दी। बच्चू, ये सज़ा थी तेरी जो तूने बाबा को मेरी शिकायत लगाई, और अगर अब तूने मेरी शिकायत किसी को लगाई तो मैं तेरी शादी ख़राब कर दूंगी और ये मंगनी भी नहीं होने दूंगी। नीचे आकर तेरे सारे करतूत तेरे ससुराल वालों को बता दूंगी। फिर मैं देखती हूँ कोई तुझसे कैसे मंगनी करता है। शुक्र कर तू आज बाबा की वजह से बच गया है। अगर तो चचा बाबा के पास आकर मिन्नतें ना करते और बाबा मुझे अपनी कसम देकर ना रोकते तो कसम से तू तो आज गया था। ये मंगनी कभी ना होती। शुक्र कर मैंने तुझे इतने में ही छोड़ दिया, और आज के बाद अगर तूने किसी भी लड़की को तंग किया तो मैं कसम खाती हूँ अपने बाबा की, मैं तेरे ससुराल जाकर तेरी मंगनी तोड़वा आऊँगी। चल अब निकल, वरना अब के काले पानी वाले बलून्स फेंकूँगी और तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। महक इससे भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए उसे खरी खरी सुनाते, बास्केट से और बलून्स उठाते नीचे फेंकते हुए उसे धमकी देने लगी, जिस पर सालार गुज्जर दुम दबाकर हवेली के सेहन की तरफ भागा और पीछे से महक का कहकहा बेइख्तियार था। रात 11 बजे महक
अरे ओ महक, किधर है आफत की परकाला। परवीन बेगम की आवाज़ सुनते जो मोबाइल में घुसी पड़ी थी फ़ौरन मोबाइल ऑफ करते अपने बिस्तरों में घुसते आंखें बंद कर गई। क्या हुआ अम्मा, सोने दे बच्चियों को, सुबह बात कर लेंगे। आलियान चौधरी की आवाज़ भी सुनाई दी। नहीं, तूने बिगाड़ी हुई हैं इसकी आदतें। आज इसकी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। और क्या हाल कर दिया इसने सलार पुत्र के कपड़ों का। देखा नहीं कैसे उसके ससुराल वालों के सामने इन सब को शर्मिंदा होना पड़ा था। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। परवीन बेगम की आवाज़ से सब दुबक कर रह गईं। व्हाट हैपन डैड? आपने हमारी नींद खराब कर दी। कमरे में से एक 12 साला बच्चा निकलते हुए पूछने लगा। ये रहे आलियान चौधरी के इकलौते और अपनी दादी के लाडले पोते आहिल चौधरी। आहिल आलियान चौधरी, जिनकी उम्र 12 साल और रंगत और नैन नक्श अपनी वालदा और लाडली अपिया महक पर गए थे। आँखों का कलर भी इन्हीं की तरह हेज़ल ग्रीन, बालों का रंग भी गोल्डन ब्राउन। बहुत खूबसूरत, बहुत समझदार, लेकिन शरारतों में नंबर 1। कुछ नहीं हुआ मेरे लाल, मेरे शहजादे, आप यूँ उठ गए। हमने तो उस नदारत महक को बुलाया था, आपको नहीं। आप जाकर सो जाएं। परवीन बेगम ने उसके गालों पर प्यार करते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा था। तो फिर इतना शोर क्यों कर रही हैं? क्या किया है अब अपिया ने? आहिल ने नकली जमाई लेते हुए पूछा। उसने खिड़की से गंदे पानी से भरे गुब्बारे सलार पर फेंककर उसके सारे कपड़े ख़राब कर दिए हैं और इसकी इतनी बेइज्जती हुई है उसके ससुराल वालों के सामने, और फिर उसने हमें खरी खरी सुना दी। परवीन बेगम ने उसे सारी बात तफसील से बताते हुए महक के कमरे का रुख किया। दादो, वो बलून्स मैंने फेंके थे उस कमीने पर, अपिया ने नहीं। आहिल ने जल्दी से जवाब दिया तो परवीन बेगम के बढ़ते कदम रुक गए थे। आहिल, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या बदतमीज़ी है, बड़ों के बारे में ऐसे नहीं कहते। रोशना बेगम ने उसे डपटते हुए कहा। आई एम सॉरी माम, लेकिन उन्होंने आज मुझे बहुत तंग किया था और मैंने बदला ले लिया। आहिल ने कंधे झुकाते हुए कहा। आहिल पुत्र, तू, लेकिन वो तो कह रहा था कि महक ने किया है ये सब। परवीन बेगम ने हैरान होते कहा। झूठ बोलता है दादो, वो आप ही से जलता है। उन्होंने कल उसे मारा जो था, जब उसने गफूर चाचा की बेटी को छेड़ा था। आहिल ने कहा तो सब खामोशी से अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े। रात बहुत हो चुकी है, आप लोग अपने अपने कमरों में जाएं और आराम करें, मैं ज़रा बच्चियों को देख लूं। आलियान चौधरी इतना कहते अपनी बेटियों के कमरों की तरफ बढ़े। कमरे में दाखिल होते उन्होंने लाइट ऑन की और महक की तरफ बढ़ते उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसकी पेशानी पर लब रख गए तो महक ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। महक, क्यों किया आपने ऐसा बेटा? आलियान चौधरी ने धीमे लहजे में पूछा। बाबा, वो महक इससे आगे कुछ कह ना सकी। मेरी जान, कितनी दफ़ा आपको कहा है कि ऐसी शरारतें मत किया करें जिनसे किसी को नुकसान हो। आलियान चौधरी ने उसे समझाते हुए बात शुरू की तो वो सारी बहनें उठकर बैठ गई। आप जानती हैं, आज आपने बहुत गलत हरकत की है। आपने अंकल को ही नहीं, हमें भी शर्मिंदा करवा दिया है महक। वहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और सुबह आपके अंकल माफ़ी भी तो मांग कर गए थे और साथ में सालार से भी माफ़ी मंगवाई थी। हमने उन्हें तसल्ली दी थी कि आप लोग कोई बात नहीं करेंगे और ना ही ये बात सालार के ससुराल वालों तक जाएगी। बेटे, जब एक दफ़ा कोई माफ़ी मांग ले तो समझो कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए। आपके चचा गफूर ने भी इन्हें माफ़ कर दिया था। फिर ये सब करने का मकसद? आलियान चौधरी ने उसे अपने हिसार में लेते समझाने की कोशिश की। आई एम सॉरी बाबा जानी, लेकिन मैं जब भी उसे देखती हूँ ना तो मुझे वो मंज़र याद आ जाता है और मेरा दिल करता है इसे जान से मार दूँ। पता नहीं क्यों, पर मेरा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। आप जानते हैं ना कि मैं गलत बात और गलत हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। महक चौधरी ने आलियान चौधरी से माफ़ी मांगते फिर से दांत किचकिचाते हुए ख्यालों में सलार पर गुस्सा उतारा। बुरी बात है बेटे, और जब भी कभी गुस्सा आए तो ताउज़ पढ़ा करो, इससे सारा गुस्सा और सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। आलियान चौधरी ने उसे समझाते हुए कहा। और आप इधर आएँ अपनी अपिया के लाडले।
आलियान चौधरी ने दरवाजे में खड़े आहिल को पुकारते हुए अपनी बाहें फैलाईं तो आहिल दौड़ते हुए उनके सीने से लगा। मेरी जान, हम जानते हैं आपने अपनी अपिया को बचाने की खातिर दादो से झूठ बोला है, लेकिन मेरी जान, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? आलियान चौधरी ने उसके गाल पर प्यार करते हुए पूछा। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो दादो अपिया के पीछे पड़ जाती और इन्हें बहुत बुरा भला कहने के साथ साथ मामा को भी डांट देती। आखिल ने साफ अल्फाज में अपने बाप को दादी के बारे में बताते हुए कहा तो आलियान चौधरी लब भींच कर रह गए, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसके करतूत छुपाने के लिए झूठ बोलें? क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की? आज पढ़ने देते इसे मार बेबे से, तभी शायद ये सुधर जाए और इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करनी छोड़ दे। रोशना बेगम ने भी अंदर दाखिल होते दरवाजे को बंद करते आहिल को डांटने के साथ साथ महक की भी क्लास लगाई थी। मम्मा, मैं अपनी बहनों को डांटने का हक किसी को नहीं दूंगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। अपनी बहनों की हिफाजत मैं खुद करूंगा, फिर इसके लिए मुझे जितने चाहे झूठ बोलने पड़े, लेकिन मैं दादो को इन्हें नहीं डांटने दूंगा। पहले ही आप दोनों अबीहा के साथ ज्यादती कर चुके हैं, अब मैं मज़ीद ज्यादती नहीं होने दूंगा। क्या ज्यादती की है आप दोनों सास बहू ने मेरी गुड़िया के साथ? आलियान चौधरी ने हैरान होते सवाल किया। इनकी बेटी के साथ इनके ही घर में कोई ज्यादती हो और वो इससे लाइलम रहें, ये आलियान चौधरी के लिए डूब मरने का मकाम था। कुछ नहीं बाबा, ये तो एवं ही, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं किसी ने की। अबीहा ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। बताती क्यों नहीं कि दादो ने आपको आगे? आखिल ने गुस्से से कुछ कहना चाहा। कुछ नहीं हुआ आखिल, कुछ नहीं हुआ है आखिल, तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अबीहा ने गुस्से से आखिल को डपटते हुए चुप करवाया। आलियान चौधरी ने गुस्से से रोशना बेगम को घूर कर देखा। अच्छा बेटे, आप सब अब सो जाएं, ज़्यादा देर जागना नहीं, इंशाअल्लाह अब सुबह बाकी की बातें होंगी। आलियान चौधरी बारी बारी अपनी बेटियों के माथे पर बोसा देते अपने कमरे की लाइट ऑफ कर गए। और आप नन्हे शैतान, आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और अगर दादो या मम्मा आपियों को कुछ कहती हैं तो आप मुझे बताएंगे। आई समझ? आलियान चौधरी ने आहिल को समझाते हुए झूठ बोलने से मना किया। जी डैड, सॉरी डैड, आहिल मुंह बनाते हुए बोला। ध्यान सारा माँ की तरफ था, जिन पर उसे अभी भी गुस्सा था। जी डैड के बच्चे, अब मुस्कुरा दें और जाकर सो जाएं। आपकी मम्मा और दादो से हम निमट लेंगे और आपकी बहनों के साथ अब कोई ज्यादती नहीं होगी। आलियान चौधरी उसे गोद में उठाते उसके कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोले। इज़ दैट क्लियर? आलियान चौधरी ने उसे बेड पर लिटाते पूछा। यस डैड, सॉरी डैड, आहिल ने बिस्तर में घुसते हुए कहा। गुड नाइट मेरे शेर, मेरे जिगर। आलियान चौधरी उसके गाल चूमते उसके कमरे की लाइट ऑफ करते अपने कमरे की तरफ बढ़े। हाँ तो बेगम साहिबा, अब बताएं हमें कि क्या हुआ था? आलियान चौधरी ने कमरे में दाखिल होते दरवाजे को बंद करते रोशना बेगम से सवाल किया और अपनी जेब से मोबाइल और वॉलेट निकालकर साइड टेबल पर रखते अपनी घड़ी उतारते रोशना बेगम को खामोश पाकर सवालिया नज़रों से देखा। रोशना बेगम जो आईने के सामने खड़ी अपने जेवर उतार रही थी, कांपते हाथों से उनसे कान के झुमके नहीं उतर रहे थे। आलियान चौधरी ने उनके करीब जाते आहिस्ता से उनके कान से झुमका उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। बताएंगी बेगम साहिबा कि मेरे सवाल पर लरज़ क्यों रही हैं? क्या किया है आप दोनों ने? आलियान चौधरी ने उनके कान के करीब गुस्से से घुराते हुए अपना सवाल दोहराया। वो रोशना बेगम ने लरजते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर ज़ुबान ने साथ देने से इनकार किया। रोशना बेगम, हमारे ज़ब्त को यूं मत आजमाइए, बताएं हमें। आलियान चौधरी ने दांत कचकचाते हुए गुस्से की इंतहा पर जाकर पूछा, लेकिन लहजा धीमा रखा था। जानते थे कि सारी गलती इनकी माँ की ही होगी, लेकिन इन्हें रोशना बेगम पर गुस्सा इसलिए आ रहा था कि इन्होंने छुपाया क्यों? अगर इनकी माँ कुछ गलत कर रही थी तो बताना चाहिए था। बताएंगी? आलियान चौधरी ने अब गुस्से से धाड़ते हुए कहा। वो अबीहा आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन बेबे ने मना कर दिया कि इतनी ही तालीम बड़ी है और पढ़ लिख कर क्या करेगी, तो मैंने भी मना कर दिया।
روشنا بیگم نے ڈرتے ہوئے ساری بات علیان چودھری کو بتا دی۔ اور اس وقت ہم کہاں تھے اور آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ علیان چودھری نے گھراتے ہوئے پوچھا۔ آپ اس وقت اپنی ایک بزنس ڈیل کے لیے پیرس گئے ہوئے تھے اور میں نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، روشنا بیگم نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ پیرس ہی تو گیا تھا نا، مر تو نہیں گیا تھا، اسی دنیا میں تھا۔ وہ منع کرتی رہیں اور تم نے ان کی بات مانتے میری بیٹی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی۔ بیگم، تم نے اس کا بنیادی حق چھین لیا۔ علیان چودھری کا اپنے غصے پر کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اللہ نہ کرے چودھری صاحب آپ کو کچھ ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ روشنا بیگم نے تیزی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ تو اور کیا کہوں بیگم، تعلیم بچیوں کا بنیادی حق ہے اور میں یہ بات سارے زمانے کو سمجھا رہا ہوں باہر نکل کر، اور یہاں میرے ہی گھر میں میری ہی بیٹیوں کے ساتھ۔ علیان چودھری بے بسی کی انتہا پر تھے۔ اس وقت پروین بیگم ان کی ماں تھی اور وہ علیان چودھری کی بیٹیوں کو بیٹیاں ہونے کی سزا دیتے ہر وقت کھری کھوٹی سناتی رہتی تھی، اور علیان چودھری اتنے بے بس تھے کہ ماں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے معاف کر دیں چودھری صاحب، روشنا بیگم نے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی ابیہا کی شادی نہیں کریں گے، وہ اپنی تعلیم مکمل کریں گی۔ ہم کل ہی اپنی بیٹیوں کا داخلہ یونیورسٹی میں کرواتے ہیں، اور جب تک ان کی گریجویشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک کسی کی شادی کے بارے میں اس گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ از دیٹ کلیئر؟ علیان چودھری نے دھاڑتے ہوئے کہا تو روشنا بیگم کانپتے ہوئے ہاں میں جواب دے گئی۔ بیگم آپ نے ہمیں بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ جب ہم نے آپ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری بیٹیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا اور نہ انہیں کچھ برا بھلا کہے گا، اور اگر کوئی کچھ کہے تو آپ ان کی ڈھال بنیں، اگر نہیں بن سکتی ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم سب کو ٹھیک کرنا جانتے ہیں، تو پھر اتنی بڑی بات آپ نے ہم سے کیوں چھپائی؟ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ہماری بیٹی آگے نہیں پڑھنا چاہتی۔ علیان چودھری کے غصے سے دھاڑنے پر روشنا بیگم کی ہچکیاں شروع ہو چکی تھیں، جنہیں سنتے علیان چودھری نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ان کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم کہتے کہا۔ آئی ایم سوری، اگر بیبے کی بات نہ مانوں تو بیبے ناراض، اور اگر آپ ان کی بات مانتے خاموش ہو جاؤں تو ان کا بیٹا ناراض۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ کیا بیٹیاں پیدا کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا میں ساری زندگی بھگتوں؟ کیا بیٹیاں پیدا کرنا یا بیٹے پیدا کرنا میرے اختیار میں ہے؟ بتائیے نا چودھری صاحب، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ روشنا بیگم ان کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سوال کر گئیں۔ نہیں میری جان، اس میں نہ تو آپ کی کوئی غلطی ہے اور نہ ہی ہمارا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ آپ تو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتی ہیں نا، تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا آپ کو ان سب باتوں کے بارے میں۔ علیان چودھری اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلتے ان کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولے۔ میں جانتی ہوں چودھری صاحب، بلکہ بالکل جانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ترجمہ، بے شک ہم جسے چاہیں بیٹے عطا کریں اور جسے چاہیں بیٹیاں عطا کریں، اور ہم ہی جسے چاہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کریں، اور ہم ہی جسے چاہیں بانجھ رکھیں۔ روشنا بیگم نے آیت پڑھتے ساتھ ہی ترجمہ سناتے کہا۔ تو پھر آپ کیسے خود کو قصوروار کہہ سکتی ہیں بیگم؟ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کا کہ اس نے بھلے ہی ہمیں ایک بیٹا عطا کیا، مگر اس نے ہمیں دونوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس بیٹا بھی ہے اور بیٹیاں بھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بانجھ اور لاوارث نہیں چھوڑا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ علیان چودھری نے اپنے ساتھ بیڈ پر لٹاتے ہوئے سمجھایا۔ لیکن آپ کی اماں جی کو یہ سب کچھ کون سمجھائے؟ روشنا بیگم نے اپنی مین پریشانی بتائی۔ بیگم، ان کی ٹینشن مت لیا کریں، ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کریں۔ ان کی اب عمر ہو گئی ہے، ان کی فکر اب مت کیا کریں۔
آپ بس ہماری بیٹیوں کی طرف دھیان دیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہم بس آپ سے یہی چاہتے ہیں۔ اور بیگم، یہ جو دولت اور شہرت اور اتنی آسائشیں ہمیں ملی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ سب انہی بیٹیوں کی وجہ سے ہے، یہ سب ان کی قسمت کا لکھا ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں جب آپ شادی کر کے اس حویلی آئی تھی تو ہم کتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابا جی کی بیماری ساری زمینیں اور باغات کھا چکی تھی اور ہم بال بال قرض میں ڈوب چکے تھے، اور آپ کے ابا جی نے ہمارا ساتھ دیا، اور نہ صرف ہمیں آپ جیسی شریک حیات دی بلکہ بہت سارا پیسہ دے کر ہماری زمینیں بھی واپس دلوائی تھی، اور پھر چھوٹی سی گارمنٹ کی دکان بھی کھول کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابیہا جیسی نعمت عطا کی تو ہمیں ہماری وہ چھوٹی سی دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی چلی گئی، اور پھر ہم نے اس بیچ ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا چھوٹا سا بزنس شروع کیا، اور آج دیکھیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہماری بیٹیوں کی وجہ سے ہی ہے۔ آلیان چودھری خوش ہوتے اپنے ماضی کے کئی پنے کھول گئے۔ اور آپ نے وہ سارے پیسے ابا جی کو واپس بھی تو کر دیے تھے۔ روشنا بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو کرنے ہی تھے واپس، ان کا ہم پر اتنا ہی احسان کافی ہے جو انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا اور ہمیں اتنی پیار کرنے والی اور اتنی خوبصورت بیٹی دے دی۔ آلیان چودھری ان کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولتے ان کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے دہکتے لب رکھنے لگے۔ تو پھر صبح آپ جا رہے ہیں اسلام آباد؟ روشنا بیگم نے ان کے لمس کو محسوس کرتے سرخ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ جی جانا تو پڑے گا، وہاں ایک بزنس ڈیل کرنی ہے، کلائنٹ جرمنی سے آ رہے ہیں، اور پھر بچیوں کے داخلے بھی تو کروانے ہیں، اور ایک گھر کہا تھا جمال سے وہ بھی تو دیکھنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ اور بچیاں چلیں ہمارے ساتھ اور خود دیکھ کر پسند کر لیں، اور اسی بہانے تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ آلیان چودھری ان کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولے، نہیں چودھری صاحب، آپ ہی دیکھ لیں اور پسند آ جائے تو لے لیں، ہم نے دیکھ کر کیا کرنا ہے۔ اماں جی خواہ مخواہ شروع ہو جائیں گی، روشنا بیگم جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے بہت ہی کوئی رومانٹک ہیں آپ بیگم، آلیان چودھری نے ان کی گردن پر دانت گاڑے۔ ہم تو بس ایسے ہی ہیں، ویسے ہم نے وہاں جا کر کرنا ہی کیا ہے، آپ کی پسند ہم سے زیادہ اچھی ہے، اور آپ کی بیٹیوں کی پسند آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ ہماری پسند آپ سے زیادہ اچھی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو پسند کیا ہے۔ آلیان چودھری نے اوپر ہوتے روشنا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اترا کر کہا، تو روشنا بیگم کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے ہماری پسند بھی اتنی بری نہیں ہے چودھری صاحب، روشنا بیگم نے ان کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، بری نہیں ہے، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اتنا کہتے آلیان چودھری ان میں گم ہو گئے۔ بابا جانی، آپ آج اسلام آباد جا رہے ہیں؟ مہک نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے آلیان چودھری سے پوچھا۔ جی میری جان، کیا آپ کو کچھ منگوانا ہے وہاں سے؟ آلیان چودھری نے محبت بھرے لہجے میں جواب دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں بابا جانی، وہ یونیورسٹی کی ڈیٹیل اور ایڈمیشن فارم منگوانا تھا، کیا آپ لے آئیں گے؟ مہک نے چل انداز میں پوچھتے پروین بیگم کو تپ چڑھائی تھی، جس کا اسے ذرا بھر افسوس نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی شرمندگی، بلکہ وہ جان بوجھ کر ان کے سامنے ایسی باتیں کرتی تھی تاکہ انہیں احساس دلا سکے کہ بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہوتی، اور انہوں نے ابیہا کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جی میری جان، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ نہ صرف آپ کا بلکہ آپ تینوں بہنوں کے ایڈمیشن فارم ہم کل ہی بھجوا دیں گے، اور آپ انہیں فل کر کے منظر کے ہاتھ ہی واپس بھیج دیجیے گا، اور ہم آپ تینوں کا داخلہ کروا دیں گے، اور پھر جیسے ہی کلاسز سٹارٹ ہوں گی ہم خود آپ تینوں کو یونیورسٹی لے کر جائیں گے۔ آلیان چودھری نے کہتے ہوئے اپنی بیوی، بیٹی اور ماں کے چہروں کو غور سے دیکھتے یہ باور کروایا کہ ان کی بیٹیاں ان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن پتر ابیہا کا تو بیاہ شادی بھی ہو جائے گی اماں جی، لیکن پہلے اس کی پڑھائی زیادہ ضروری ہے، آلیان چودھری نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن بابا، ابیہا نے دادی کے گھورنے پر بے بسی سے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں ابیہا، ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، آلیان چودھری نے حکیمانہ لہجے میں کہا، تو سب خاموش ہو کر ناشتہ کرنے لگے۔
इसे दोपहर में फिर से नई शरारत सूझी तो बाहर सहन में आते दीवार पर खड़े होते हुए अपने ताया की हवेली में झांकने लगी। कोई मुर्गा फंसे और वो उसे साथ लेकर अब आज फिर दिलावर चौधरी के बागात में डाका डाले। यार, इसके बाग के अमरूद सुना है पक गए हैं और उसके बाग के अमरूद मीठे बड़े हैं। मुझे तो वो अमरूद खाने हैं। महक ने अपनी गैंग को इकट्ठा करते राजदारी से कहा, जिसे सुनते अबीहा ने उसे डांटते मना किया। आपो, आप तो ना रहने ही दो, बहुत बोरिंग हो यार। अल्लाह ताला ने 4 दिन की ज़िंदगी दी है तो खुल कर जीनी चाहिए ना, और हम तो भाई खुल कर जिएंगे। आगे यूं ही स्टार्ट हो गई तो फिर बस किताबें ही किताबें। हाँ, और हमारी बेचारी जान। हाँ, देखा है कितना किताबों में गुम रहती है तू। किताब के बीच में मोबाइल भी देखा है मैंने, अबीहा ने भी मुंह बनाते हुए कहा। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन टॉप तो करती हूँ ना, वो इतराते हुए बोली। हाँ, ये बात तो महक ने ठीक कही है, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये अपने IQ लेवल की वजह से टॉप कर जाती है हमेशा। अच्छा, तुम लोग इस बहस को जारी रखो, मैं अभी अपना मुर्गा तलाश करती हूँ, उसे फंसा कर चलते हैं बाग में। वो इतना कहते दीवार पर चढ़ गई। अरे मना किया है ना, अबीहा ने फिर से कहा। अरे अपिया, लाइफ एंजॉय करो यार, ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ दिखा दे कोई पता नहीं। सो जस्ट चिल और खामोश खड़ी रहें यहीं पर, आप हमारे साथ जा रही हैं। अरे ओ झिंगुर, आखिरकार उसका मुर्गा उसके ताया का छोटा बेटा शाजिल चौधरी, जो उसका हम उम्र था, उसे नज़र आ ही गया। उसने शाजिल को पुकारते हुए कहा, हाँ जी हुक्म करें मैडम। शाजिल, जो एक दरख्त के नीचे चारपाई बिछाई मोबाइल पर कुछ देखकर पागलों की तरह हंस रहा था, महक की आवाज़ सुनते मोबाइल को चारपाई पर फेंकते तेज़ी से दीवार के पास आते बोला, ताई और ताया किधर हैं? महक ने नज़रें इधर उधर घुमाते हुए पूछा। अम्मा अब्बा साथ वाले गांव गए हैं किसी की फोतगी पर, शाजिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो उसके गंदे दांत अपनी नुमाइश करवाने लगे, जिन्हें देखकर महक को बहुत कराहतगी हुई। पर वो कहते हैं ना कि मजबूरी में तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। सो महक को इस वक्त इसकी ज़रूरत थी, वरना मम्मा तो आज जान से ही मार डालेंगी। सारा मलबा इस पर जो डालना था, वो दिल में सोचते हंसती। अच्छा, और लुबना? महक ने एक और सवाल करते अपनी कज़न के बारे में पूछा। वो अपने कमरे में सो रही है, शाजिल ने जवाब देते सवालिया नज़रों से महक को देखा। शाजिल भाई, वो ना सुना है दिलावर चौधरी के बाग के अमरूद पक गए हैं और मुझे ना वो अमरूद खाने हैं, महक ने मासूमियत से कहा। शाजिल को खांसी का दौरा पड़ा। महक, और इतनी मासूम? हैरत है, आज इतने प्यार से पुकार रही हो, शाजिल ने खांसी रोकते हुए पूछा। मैंने कहा ना कि मुझे दिलावर चौधरी के बाग के अमरूद खाने हैं, तुम जानते हो ना कि उसके बाग के अमरूद कितने मीठे होते हैं, महक ने मासूम बनते कहा। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है महक, वो बहुत खतरनाक बंदा है, वो सालार गुज्जर नहीं जो तेरी मार से डर जाए। शाजिल ने उसे समझाने की कोशिश की। वो यहाँ नहीं है, वो जेहलम गया हुआ है और कल तक आएगा। क्या तुझे नहीं पता? महक ने हैरान होते कहा। अच्छा, तो फिर तुम लोग चलो, मैं आता हूँ, शाजिल ने कहा तो महक नीचे उतरते वहाँ से सबको साथ लिए हवेली से बाहर निकली। अरे चलो आ जाओ यार, जल्दी चलें, इससे पहले कि दादो या मम्मा देख लें, जल्दी से गाड़ी में बैठो। महक ने गाड़ी में बैठते सबको जल्दी से बैठने का कहा। मैं कह रही हूँ महक, ये ठीक नहीं है, मान जाओ, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, अबीहा ने फिर से महक को समझाया। एक तो आप भी ना पिया, नावल पढ़ पढ़ कर वहमी हो गई हैं, कुछ नहीं होता, चलें आप बैठेंगी तो ही हम सब भी बैठेंगे, सुंदस ने चिढ़ते हुए कहा। अपिया जल्दी करें यार, गफूर चाचा जल्दी से गेट खोलें, महक ने अबीहा को एक बार फिर से बैठने का कहते साथ ही अपने घर के ख़ास मुलाजिम को, जो सिक्योरिटी गार्ड था, हवेली का मेन गेट खोलने का कहा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा पुत्र जी, बड़े साहब हवेली में नहीं हैं और उनकी इजाज़त के बिना
गफूर चाचा, मैं आपका शेर बच्चा हूँ ना, तो प्लीज़ अपने शेर बच्चे पर भरोसा कीजिए और गेट खोल दीजिए। हम लोग अकेले थोड़े ही जा रहे हैं, वो है ना अपनी शाजिल भाई, वो भी तो साथ जा रहे हैं। महक ने गफूर चाचा को मनाने की कोशिश करते हुए कहा तो उन्होंने आगे बढ़ते गेट खोलते हुए कहा, बेटा ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना, इससे पहले कि बीबी जी को पता चल जाए और हमें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। अच्छा चाचा, खुदा हाफिज़, महक ने हाथ हिलाते हुए कहा। अल्लाह की अमान में बेटा, खुदाया हिफाजत करना बच्चों की, गफूर चाचा कहते गेट बंद करते बाहर निकले, ये कन्फर्म करने के लिए कि शाजिल जा रहा है साथ या नहीं। और शाजिल पुत्र, तू जा रहा है ना बच्चों के साथ? गफूर चचा ने शाजिल को घोड़े पर बैठते देखकर पूछा। जी चचा, जा रहा हूँ, शाजिल ने हाँ कहा। वैसे तुम सब जा किधर रहे हो? गफूर चाचा ने उसके नज़दीक आते सवाल किया। क्यों, आपको पता नहीं? क्या इसने नहीं बताया? शाजिल ने महक की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं बताया और ना मैंने पूछा, और अगर पूछ भी लेता तो इसने कब सच बताना था। गफूर चाचा ने सरगोशी करते हुए बड़े पते की बात बताई थी। चाचा, हम लोग ज़रा बाहर बागों में जा रहे हैं अमरूद खाने। अरे ये क्या खुसर पुसर कर रहे हो दोनों? चल न, देर हो रही है, महक ने गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ, इससे पहले कि वो मेरा सर फोड़ दे। शाजिल इतना कहते अपने घोड़े को एड़ लगाते उनके पीछे चल दिया। अरे वाह, आज तो दरवाज़ा भी खुला है, शुक्र है हमें तोड़ना नहीं पड़ा। जब वो लोग दिलावर चौधरी के बाग के करीब पहुँचे तो गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करते बाग की जानिब बढ़े। बाग कई कनाल पर मुश्तमिल था। इसके इर्द गिर्द लकड़ी और बांस की बड़ी बड़ी दीवार नुमा बाड़ बनाई गई थी। इसकी देखभाल और साफ़ सफाई के लिए बहुत से मुलाजिम रखे गए थे, जिन्हें मनाना और बेवकूफ़ बनाना तो महक के बाएं हाथ का खेल था। और वैसे भी वो अपने सारे इलाके के लोगों की फेवरेट थी, क्योंकि वो भी आलियान चौधरी की तरह गरीब, मजबूर और बेबस लोगों की मदद करने में सबसे आगे आगे होती थी। इसके होते किसी लड़के की ज़रूरत नहीं होती थी कि किसी भी लड़की को बुरी नज़र से देखे भी। इन सब की बेटियां अपने घरों में इसकी तारीफ़ करते नहीं थकती थी। किसी को पैसे की ज़रूरत होती या फिर किसी को हॉस्पिटल जाना होता, किसी के घर में कोई झगड़ा होता या फिर कोई पैसे वाला इनके साथ कोई ज़्यादती करने की कोशिश करता, गरज हर मसले के हल के लिए लोग आलियान चौधरी के पास आते और आलियान चौधरी खुशी खुशी उनकी मदद कर देती। तो कभी इनकी गैर मौजूदगी में महक इनकी मदद कर देती। महक, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इस दरवाजे का ऐसे खुला होना खतरे की घंटी है। प्लीज़ चलो यहाँ से, अबीहा ने फिर से वही राग अलापते कहा। चुप अपिया, चुप करके चलो। महक इतना कहते बाग में दाखिल हुई तो सब उसके पीछे पीछे दबे पांव चलते बाग में दाखिल हुए। बाग को बिल्कुल खाली पाते सब ने आगे बढ़ते अमरूद तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अमरूद काफ़ी ऊंचाई पर थे। बाग बहुत बड़ा और पुराना था, इस वजह से इसके दरख्त बहुत ऊंचे थे और फल भी बहुत ऊपर तक लगा हुआ था। अपिया, अमरूद तो बहुत ऊपर लगे हुए हैं, अब हम कैसे उतारेंगे इन्हें? आहिल ने बहुत मासूमियत से पूछा। तो क्या हुआ मेरे शहजादे, मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ? चल आजा सुंदस। वो इतना कहते एक दरख्त पर चढ़ने लगी तो दूसरे पर सुंदस। तुम लोग मुझे बताते जाओ कौन कौन सी जगह पर पके हुए अमरूद हैं और मैं उतार कर नीचे फेंकती जाती हूँ और तुम लोग उठाकर शापरों में डालते जाओ, महक ने ऊपर चढ़ते कहा। महक, आराम से देख कर कहीं गिर न जाना मेरी शहजादी, शाजिल ने बड़े लाड से कहा। आहिल बच्चे, ज़रा इसको हमारी ज़ुबान में समझाओ तो कि महक किसकी शहजादी है। महक ने शाजिल को घूरते आहिल को उसको सबक सिखाने का कहा। कुछ मुरम्मत तुम इस चपड़ गुंजू की करो और बाकी की मैं खुद नीचे आकर करूँगी। फ़िलहाल मुझे अभी अमरूद तोड़ने दो, और हाँ, भागने मत देना इसको, महक ने गुस्से से घूरते हुए कहा। और ऊपर जाते कुछ अमरूद तोड़कर नीचे फेंके। मीरब, कशफ, कैच। अपिया, आप नीचे फेंको, मैं उठाती हूँ, और कशफ तुम जाओ ज़रा, अबिहा आप पी से शापर लेकर आओ, फिर सारे अमरूद उसमें डालें। ये रही आलियान चौधरी की चौथे नंबर वाली बेटी, नाम है मीरब, उम्र 15 साल, रंग सफ़ेद, आंखें कांच से भूरी, बाल अबिहा की तरह काले लंबे, प्यारी सी क्यूट सी परी। घर में सब इसे परी ही कहते थे। खामोश तबीयत, ज़्यादा ना बोलने वाली, लेकिन बहनों के हम कदम। अबिहा आपी,
महक अपिया कह रही हैं शापर दें, वो हमने अमरूद डालने हैं। अबीहा ने उन दोनों को बहुत कोशिश की रोकने की के ऊपर ना चढ़ो, लेकिन वो दोनों उसकी एक ना सुनते। जब अमरूद के दरख्त पर चढ़ गई तो अबीहा भी इधर उधर देखते बाग में टहलने लगी। उसे एक साइड बेर के पेड़ नज़र आए जिस पर पके हुए बहुत से बेर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो बेख्तियार ही उस तरफ कदम बढ़ा गई। उसने वहाँ से एक दो बेर उतार कर खाए तो वो उसे बहुत मज़े के लगे। उसने और बेर तोड़ने के लिए यूं ही हाथ बढ़ाए तो कश्यप ने पीछे से उसे आवाज़ देकर शापर शापर मांगा। अबीहा ने यूं ही मुड़कर देखा तो बेध्यानी से बेरी के कांटे उसके हाथ को ज़ख्मी कर गए। आउच! अबीहा की सिसकारी निकली, जिस पर कश्यप ने तेज़ी से उसका हाथ पकड़कर उस पर अपना हाथ रखा। अपिया भाई! हाय अल्लाह जी, ये क्या हो गया आपी? अपिया भाई देखें, अबीहा आपी को चोट लग गई है। देखें कितना खून बह रहा है। अबीहा के हाथ में कांटे चुभे तो वो बेख्तियार हाथ को पीछे की तरफ खींच गई, जिसकी वजह से वो कांटे इसकी स्किन में पिवस्त हुए होते बारीक लकीरें बना गए, जिनमें से नन्ही नन्ही बूंदें बहती बढ़ना शुरू हो गई। तो कश्यप ने तेज़ी से उसके हाथ को अपने हाथों में लेते दबाकर खून रोकने की कोशिश की और साथ ही ऊंची आवाज़ में रोते हुए अपने बहन भाइयों को पुकारने लगी। ये रही आलियान चौधरी की सबसे छोटी बेटी कश्यप आलियान चौधरी, जिसकी उम्र थी 13 साल, जिसका महक की तरह दूधिया सफ़ेद रंग, आंखें आलियान चौधरी की तरह शहद रंग की, बाल महक की तरह गोल्डन ब्राउन, इसकी तरह सिल्की लंबे घने, इसके होंठ भी महक की तरह कुदरती पिंक। दोनों बहनों में सिर्फ आंखों का रंग चेंज था, वरना वो हूबहू महक की कॉपी थी। इसकी आदतें भी महक की तरह थी, छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो जाना, हर छोटी बात को बड़ा करके बताना और महक का साथ देते सामने वाले की बैंड बजाना। गलत बंदे की गलती कभी बर्दाश्त नहीं, लेकिन दूसरों के दर्द पर रो भी देना। कश्यप के ऊंची आवाज़ में रोने और चिल्लाने पर और इस बार अबीहा की चोट का सुनते शाजिल और महक, जो अमरूद तोड़ने में मसरूफ़ थे, डरते हुए मुड़कर कश्यप और अबीहा की तरफ देखने की कोशिश करते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? और अबीहा को क्या हुआ, कैसे? बाकी की आवाज़ उनके मुंह में ही रह गए। दोनों की पकड़ ढीली पड़ी और दोनों लड़कते हुए नीचे की जानिब गिरने लगे। मीरब और आखिल कश्यप की आवाज़ सुनते दौड़ते हुए अबीहा और कश्यप की तरफ भागे और सुंदस, जो एक अमरूद तोड़कर यूं ही नीचे फेंकने लगी, तो कश्यप की आवाज़ सुनते उसके हाथ से अमरूद उछलता हुआ ऊपर को लगा, जहाँ शहद की मक्खियों का छत्ता था। छत्ते पर अमरूद लगते शहद की मक्खियों को छेड़ गया। वो सुंदस पर टूट पड़ी। शहद की मक्खियों के काटने से सुंदस का बैलेंस बिगड़ा तो वो भी महक और शाजिल की तरह लड़कते हुए नीचे गिरी। दिलावर चौधरी, जो एक आम के पेड़ के नीचे लेटा सुकून से सो रहा था, वो इतना शोर सुनते उठा, अरे यार, ये कौन गुस्ताख है जिसने हमारी नींद ख़राब कर दी। इतने मज़े का ख्वाब देख रहे थे हसीना का। दिलावर चौधरी, जो 4 साल बाद वापस पाकिस्तान आया था अपनी PhD की डिग्री मुकम्मल करके, उसे आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसने अभी तक किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं किया था। इसे कई हॉस्पिटल से ऑफ़र्स आई थी। इसका इरादा अपने इलाके में एक हॉस्पिटल बनाकर चलाने का था। वो जब पाकिस्तान से बाहर पढ़ने गया था तब वो बहुत गुस्से वाला, हर वक्त मार धाड़ करने वाला था, और इसके पीछे भी एक वजह थी। इसकी स्टोरी साथ साथ चलेगी। लेकिन जब वो पाकिस्तान लौटा तो उसका रवैया अच्छा खासा बदल चुका था। वो वहाँ से बड़बड़ाते हुए उठकर इस साइड आया जिस साइड से आवाज़ें आ रही थी। सामने का मंजर देखते वो परेशान हुआ। एक साइड महक ज़ख्मी हालत में पड़ी थी तो दूसरी साइड शाजिल। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो सुंदस ज़ख्मी हालत में खुद को शहद की मक्खियों से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से अपनी जेब से लाइटर निकालते, पास पड़ी पत्तों वाली शाख उठाते उसे आग लगाई और इस शाख को लिए सुंदस की तरफ बढ़ा और उस पर मंडराने वाली मक्खियों को जलाने की कोशिश करने लगा। कुछ मक्खियाँ जलती हुई नीचे गिर रही थी और कुछ वहाँ से भाग गई। उसने जल्दी से अपने मुलाजमों को आवाज़ें लगानी शुरू की, लेकिन बेसुध। उसने जल्दी से एम्बुलेंस के लिए कॉल की। आपी, महक, अपिया, सुंदस, वो तीनों ने पुकारते हुए दौड़कर उनके पास पहुँचे तो उनकी हालत देखते तीनों डर गए।
अबीहा रोते हुए महक की तरफ बढ़ी और दिलावर चौधरी सुंदस के ऊपर से मक्खियाँ हटाते उसे सहारा देते बाग से बाहर लेकर आया। उसे बाहर बिठाकर वो फिर से बाग के अंदर जाते सबको उठाकर बाहर लाकर लिटा गया। सब अच्छे खासे ज़ख्मी हो चुके थे। उनके बाहर आने तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। वो इन सब को एम्बुलेंस में डालते हॉस्पिटल ले गया और सब की बैंडेज कराने लगा। शाजिल की टांग की हड्डी में फ्रैक्चर आया था और महक की कलाई में, और सुंदस सबसे ज़्यादा ज़ख्मी हुई थी। से शहद की मक्खियों ने भी काटा था और उसका पाँव में भी फ्रैक्चर आ चुका था। आलियान चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद के सबसे बड़े होटल सिरीना में एक बहुत बड़ी पार्टी में मौजूद थे। इस पार्टी का इंतज़ाम आर्यन खान ने किया था। इस पार्टी में कुछ अमेरिकन और कुछ चाइनीज़ क्लाइंट शामिल हुए थे। यहाँ एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी। ये डील करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की थी। ये एक डील किसी एक कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकती थी और यही डील किसी को कंगाल भी कर सकती थी। और इस डील को हासिल करना एक रिस्की काम था, एक जुआ। लेकिन किसी ने तो ये जुआ लगाना ही था ना, किसी ने तो ये रिस्क लेना था। इस डील को हासिल करने के लिए आलियान चौधरी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इन्हें पूरा यकीन था कि वो ये डील हासिल कर ही लेंगे। आलियान चौधरी ने ये डील अपनी बेटियों के नाम पर ली थी। अगर वो ये डील हासिल कर लेते तो वो उसका सारा प्रॉफिट अपनी बेटियों के नाम करेंगे। यही सोचते हुए आलियान चौधरी ने इस डील के लिए कोटेशन जमा करवा दी थी। इसमें कुछ सियासी पार्टियों ने भी कोटेशन जमा करवाई थी। आलियान चौधरी के साथ साथ इस डील के लिए आर्यन खान ने भी अपनी कोटेशन जमा करवाई थी और अब सब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। आलियान चौधरी को यकीन था कि ये डील इसे ही मिलेगी और आर्यन खान को यकीन था कि ये डील उसे मिलेगी। और बाकी की पार्टियां थोड़ा डर रही थी क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां इन सब से बड़ी थी। ये प्रोजेक्ट जाता है मिस्टर आलियान चौधरी को। सब बेताबी से सामने खड़ी एक लंबी पतली कमर वाली बेहद बोल्ड और मेन ड्रेस में मौजूद लड़की की तरफ मुतवज्जो थे कि उसकी आवाज़ गूंजी। ये उर्दू बोल सकती है, सब ने दिल में सोचा। और आलियान चौधरी सबको हाथ हिलाते मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़े और सामने खड़े चंद कैनेडियन से हाथ मिलाने लगे और वो भी मुस्कुराते हुए आलियान चौधरी से हाथ मिला गए। तो एक और लड़की ने एक फ़ाइल उनके सामने की जिस पर पहले मिस्टर एडसन ने साइन किए। तो आलियान चौधरी के पीए नुमान ने एक फ़ाइल खोलते आलियान चौधरी के सामने रखी तो वो भी मुस्कुराते हुए इस पर साइन कर गए। फिर दोनों पार्टियों ने फाइल्स एक्सचेंज की और एक दूसरे के साथ फिर से हाथ मिलाते कुछ बैठे हुए और कुछ खड़े लोगों की तरफ देखा। मिस्टर आलियान चौधरी जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक वेलफेयर ट्रस्टी भी हैं और जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारे बना रखे हैं जहां बच्चियां फ्री तालीम हासिल कर रही हैं, और उन्होंने इस डील की प्रॉफिट का 15% प्रॉफिट इन्हीं तालीमी इदारों के लिए वक्फ किया है। यही बात मिस्टर एडसन को सबसे अच्छी लगी है, जिसकी वजह से मिस्टर एडसन ने ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर आलियान चौधरी को दिया है और साथ ही अपने प्रॉफिट का 5% भी इसी ट्रस्ट को डोनेट करने का फ़ैसला किया है। और हमें पूरा यकीन है कि ये सारा पैसा सिर्फ फलाही कामों ख़ास तौर पर तालीमी निज़ाम में लगाया जाएगा और मिस्टर आलियान चौधरी ये काम बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे। पूरे हाल में 2 माइक्स पर लड़कियों की आवाज़ें गूंज रही थी, एक उर्दू में और दूसरी इंग्लिश में बोल रही थी, क्योंकि इसी पार्टी में मौजूद कुछ सियासतदान भी शामिल थे जो इंग्लिश में भी ज़ीरो थे। लड़कियों की आवाज़ें सुनते सब ने खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दी और आर्यन खान गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से निकल गए। ये सारा मंजर इस वक्त मुल्क भर के तमाम चैनल्स पर नशर किया जा रहा था। लड़कियों की आवाज़ें बंद होते साथ ही म्यूज़िक चलने लगा और सब थिरकते हुए टेबल्स की तरफ बढ़े और खाने का दौर शुरू हुआ। ये सब लाइव चल रहा था और हवेली में मौजूद रशना बेगम और परवीन बेगम भी ये सब देखते हुए बहुत खुश हो रही थी कि अचानक आलियान चौधरी अपनी जेब से फ़ोन निकालते कान के साथ लगा गए और अगले ही लम्हे वो झटके से चेहरे से उठे और उनकी सुर्ख गुलाबियाँ छलकाती रंगत पल में सफ़ेद पड़ी। क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। ये सब मंजर देखते रोशना बेगम और परवीन बेगम भी परेशान हुई कि पीछे से बजते फ़ोन की बेल सुनते रोशना बेगम फ़ोन की तरफ बढ़ी। व्हाट हैपेंड मिस्टर आलियान?
मिस्टर एडसन ने भी परेशान होते हुए पूछा। आई एम सॉरी मिस्टर एडसन, बट आई हैव गुड लीव। माई डॉटर इज़ इंजर्ड एंड आई हैव गो टू इन हॉस्पिटल। प्लीज़ एक्सक्यूज अस। आलियान चौधरी उन्हें सॉरी कहते भागते हुए होटल से बाहर निकलते साथ ही फ़ोन मिला गए। अगले 10 मिनट में वो अगले ही पल गाड़ी में बैठते गुजरहान के लिए रवाना हुए। हमें निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी शानदार पार्टी और इतनी बड़ी डील शायद चौधरी साहब को रास नहीं आई और उनके घर में शायद कोई इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से आलियान चौधरी साहब को ये पार्टी बीच में ही छोड़कर जाना पड़ी। खुदा इनकी फैमिली की हिफाजत करे, आमीन। वो कहते हैं ना कि जितनी दौलत आती है उतनी ही दुश्मनियाँ भी साथ लाती है। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने अपने माइक पर कहा। तो यहाँ से शुरू हुई कई दिन तक चली आलियान चौधरी और उनकी फैमिली के बारे में गॉसिप्स। ताह्यांग जो बड़ी सी LED पर यूं ही बोर होते चैनल चेंज करके अपना टाइम गुजार रहा था, एक चैनल पर एक बहुत बारोब और वजीह शख्सियत को देखते उसकी पर्सनैलिटी से मरूब होते रिमोट साइड पर रख कर देखने लगा। उसे ये गोल्डन बालों वाले और शहद रंग आँखों के साथ साथ दूधिया सफ़ेद रंगत वाले इंसान को देखते और इसका नाम सुनते वो ठटका था। अरे ये तो वही बिज़नेस पार्टी है ना जिसे बाबा ने। अरे नहीं, ये सब तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। मानना पड़ेगा इस बंदे में दम तो है जो आर्यान खानज़ादा के मुंह से निवाला छीन कर ले गया। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए उस शख्स की पर्सनैलिटी से मरूब होकर चैनल चेंज करना तो भूल ही गया था। फिर उसे परेशानी में उठते और बाहर की तरफ भागते देख ताह्यांग को हैरत हुई थी। फिर रिपोर्टर की आवाज़ सुनते वो तंजिया हंसी हंसा। कहने को तो मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं इनका लाडला हूँ, लेकिन बस दिखावे के लिए। मुझे तो ऐसा बाप चाहिए था। बहुत खुशकिस्मत हैं इनकी बेटियाँ जो बेटियाँ होकर इतना प्यार बटोर रही हैं, और एक मैं कहने को तो अपने बाबा का इकलौता और लाडला बेटा हूँ, लेकिन मेरे होने या ना होने से तो इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। बचपन से देखता आ रहा हूँ सारा दिन ऑफिस और रात गए तक पार्टियाँ। मेरे लिए तो कभी इनके पास टाइम ही नहीं था। इनकी बेटियां ज़ख्मी, एक्सीडेंट। महक बेख्तियार होते मुंह में बड़बड़ाते हुए काल मिला गया। हाँ हेलो शारिब, कैसा है तू? हाँ यार, वो टीवी पर न्यूज़ देखी। क्या ये सच है? ताह्यांग खानज़ादा ने शारिब से एक साथ कई सवाल कर डाले। हाँ यार, अभी हमने भी देखा है। बाबा कॉल कर रहे हैं तफसीलात पता करने के लिए। मुझे भी इस बारे में अभी ठीक से नहीं पता। इतना पता चला है कि मेरी 2 सालियाँ हॉस्पिटल में पड़ी और दोनों को बहुत चोटें आई हैं। सालियाँ? 2 सालियाँ? कौन कौन सी सालियाँ? ताह्यांग ने झिझकते हुए पूछा। बड़ी वाली दोनों, सुंदस और महक। वो रिपोर्टर कह रहा था कि किसी दुश्मन ने। ताह्यांग ने अगला सवाल किया। अरे नहीं यार, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आलियान चौधरी से दुश्मनी मोल ले। मुझे लगता है ये सब किया दरा मेरी सालियों का ही है। कर दी होगी कोई नई शरारत। मिलना पड़ेगा इस आफत की परकाला से। देखूं तो सही क्या चीज़ है ये जो सबको उंगलियों पर नचाते हॉस्पिटल पहुंचा गई है। वो बड़बड़ाते हुए फ़ोन बंद करते उसकी इंस्टा ID खोल गया, जिस पर उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों की झलकती तस्वीरें और वीडियोज़ ताह्यांग को उसका दीवाना बनाने लगी। वो उसकी एक झलक देखने के लिए तड़पने लगा। दिल की धड़कनें मुंतशिर होते उसे नए जज्बों और नए एहसासात से रोशनास कराने लगी। ये खूबसूरत एहसास उसे किसी और ही दुनिया में ले गया और वो इस दुनिया को देखते बहुत मबहूत हुआ था। तो कैसी लगी आज की एपिसोड आप लोगों को? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स भी कर दें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें। तब कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।